नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी थोड़ा वर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी दिया था लिटिल बिट, बट अभी थोड़ा और डिटेल्स पढ़े. सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर. मैंने अभी कई सारे फैक्टर डिस्कस किए. पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ, because of course the only source of energy heating is the sun energy, sun radiant energy. तो फर्स्ट फैक्टर तो हीटिंग के लिए यही है कि कितना अमाउंट ऑफ इंसुलेशन अर्थ का कौन सा रीजन रिसीव कर रहा है. अब अर्थ का कौन सा रीजन कितना अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव कर रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है? तुम लोगों को बताया मेजर फैक्टर है लैटिट्यूड. In the low latitude, in equatorial region and the tropical belt, the amount of insolation all round the year is high in comparison to the polar region we had already discussed. But apart from that, the altitude, the ocean currents, the winds, the local relief features, aspects, okay, the distance from the sea, the distribution of land and sea, the amount or you can say the cloud, the amount of precipitation. There are various factors which also control the distribution of temperature over planet Earth and its atmosphere. Horizontal distribution when I am talking about. तो अब यहाँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अर्थ की सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो क्या चेंजेस दिखाई दे. अब जिन्होंने अर्ली क्लासेस की थी जब मैं एटमॉस्फेयर डिस्कस कर रहा था तो उसकी कंडीशंस थोड़ी याद रखो. एटमॉस्फेयर में मैंने कुछ लेयर्स डिस्कस किए थे आपके साथ. The lowest layer is known as troposphere, and the boundary of that layer is known as tropopause. And above this layer, what is the layer? Stratosphere. And within the stratosphere, one specific gas is in higher concentration. Ozone is in higher concentration. We called it ozonosphere. And above that, stratosphere, mesosphere, yeah, after stratopause, and the above mesosphere, exosphere, and where because of heating the gas is ionized, also known as ionosphere. No, so we had already discussed all these layers. Now आपको याद होगा तो मैंने वहां पर एक लाइंस के थ्रू टेम्परेचर वेरिएशन दिखाया था, वर्टिकल चेंजेस. ठीक है ना. लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स रिकॉल दैट. पहले एक बार रिकॉल करें फिर देखें और आगे की कहानी समझेंगे. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. से इफ दिस इज the earth's surface, and when you look at this is the first layer of atmosphere, we called it troposphere. Why we called this layer troposphere? कोई बताएगा क्या मुझे क्यों कहते हैं ट्रोपोस्फेयर? मुझे बताओ. एनीवन? किसकी वजह से? नाश्ता कर ले, कैमरा तो ऑफ ही है, आवाज ही नहीं निकल रही है तुम्हारी. ठीक है, मेरी इतनी एनर्जी जा रही है बोलने में. सो मैंने बताया था ट्रोपोश एक वर्ड है, ट्रोपोश. Yes. Means change. Change and the turbulence, and the why the changes because of heating. हाँ, जो टर्बुलेंस होता है यहाँ, डिस्टर्बेंसेस है, एयर वर्टिकली मूव करते रहते हैं, इसलिए इस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर. यहाँ आपको चेंजेस और डिस्टर्बेंसेस दिखते हैं, टर्बुलेंस दिखता है. सो ट्रोपोस्फेयर, देन this is known as the boundary of this is known as tropopause.
पॉज बटन से आप इंड कर देते हैं, रोक लेते हैं, टेलीविजन पे पॉज लग गया। नाउ स्ट्रेटोपॉज, stratosphere, and in stratosphere here there is ozonosphere also. Okay, now so this is a stratosphere. Now mesosphere, ionosphere, exosphere. Now what I have said earlier that मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर ऐसे हम देखें अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर को, ये चारों तरफ है अर्थ के, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? यूनिक चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर के टेम्परेचर हमें चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। हाउ? लेट्स सी। से फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर अर्थ के अंदर ऐसे समझना आपके लिए थोड़ा, दिस हियर देयर इज़ अ इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस इज़ द पोल, ऐसा। और मैं यहाँ से यहाँ तक के वेरिएशंस को देखें, अगर ऐसा बनाऊं, ओके, सो टेम्परेचर वेरिएशंस वी ऑब्जर्व, व्हाट वी ऑब्जर्व एक्चुअली, अगर देखोगे टेम्परेचर यहाँ अगर मैं 0 देता हूँ, यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, और यहाँ 30 डिग्री, यहाँ -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री. So what happened when you look at in the troposphere, say for example, if, and this is the tropopause, if over the ground, okay, over the Earth's surface, if the temperature is say 20 or 25 degree, अगर मैं यहाँ मान लूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये टेम्परेचर है 25. अभी what happened when you move vertically, then what happened, the gradually the temperature decline, gradually the temperature decline. This line which is bending towards their left, what it shows, the decline in the temperature, because once you move from here to here in this direction, the temperature decline. So this line is showing what? The lapse rate. This line is showing that after every 1 kilometer, when you move, the temperature declines. Why the temperature declines? Because once you move, what are the factor of the heating of atmosphere? The terrestrial radiation. The energy of this earth, the energy which is trapped by this ground, okay, heated lower atmosphere. And what? There are various phenomena due to which the heating takes place. I had already discussed radiation, conduction, convection, compression, heatings, ये सारे टर्म डिस्कस कर चुका हूँ. तो लोअर एटमॉस्फेयर वार्म होता है, बट अबव एटमॉस्फेयर में ये बैक रेडिएशन जैसे जैसे जाएंगी वैसे वैसे ये एनर्जी डिसिपेट्स भी होगा, एब्जॉर्ब होगा. तो अपर एटमॉस्फेयर इतना गर्म नहीं होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जितना लोअर एटमॉस्फेयर गर्म हो. तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं उसे.
जो सराउंडिंग होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वो कूल्स होता चला जाता है. ओके, so what we find in the troposphere, the temperature declines, but what we observe, एक ऐसा जोन आता है एटमॉस्फेयर का जहां टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेंड दिख रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, -10 -20 की तरफ जा रहा था. ये जो ट्रेंड है वो ब्लॉक हो जाता है, ये ट्रेंड रुक जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है. इधर इस डायरेक्शन में न जाकर टेम्परेचर इस डायरेक्शन में आता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, not in this direction. Once this phenomena begins, we called it temperature inversion. टेम्परेचर डिक्रीज करने की जगह इंक्रीज कर जाए अपर एटमॉस्फेयर में, तो वही फेनोमेना क्या कहलाती है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिमार्केट करता है कि ट्रोपोस्फेयर अब एंड हो गया. This region is known as, where you find temperature inversion, this layer is known as tropopause. यहीं पर ट्रोपोस्फेयर में पॉज लग गया. क्यों? क्योंकि जनरल ट्रेंड क्या था? डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग टेम्परेचर. अभी टेम्परेचर क्या होने लगा? इंक्रीज. बट ये लाइन स्ट्रेट बनाओगे, क्यों? तुम्हें लगेगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, जितना यहां उतना ही यहां, बट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है. माइनस से वो -18 है तो माइनस, ठीक है, क्लियर? ये 12 होगा, 13 होगा, इसका मतलब है पॉजिटिव अभी. तो ये ऐसा जहां होगा, इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज को इन्वर्जन लेयर. Inversion layer that demarcate the boundaries of this lower layer. Okay, now what happened? अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, बट मैं एक आपके साथ डिस्कस किया था, मैं उसको रिकलेक्ट कर रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल्स वर्टिकल टेम्परेचर. नाउ इन द नेक्स्ट लेयर व्हाट हैपन इन ए स्ट्रेटोस्फेयर. In a stratosphere, ozone gases are in higher concentration. ओजोन लेयर बनता है वहां पर, ठीक है ना. अब देखो ओजोन लेयर्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि ओजोन जो गैसेस हैं वो कैसे फॉर्म करती हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन्स व्हेन कंबाइंड विथ एटॉमिक ऑक्सीजन, as a result of which ozone forms. Again, this ozone is split and gives the molecular oxygen and the atomic oxygen. This cycle was found out by Chapman cycle कहते हैं. Recollect करो, इसे क्या कहते हैं? Chapman cycle. Molecular oxygen combined with the atomic oxygen form ozone. Ozone again is split and gives molecular oxygen plus atomic oxygen. This cyclical process which is going on in a stratosphere is known as Chapman cycle. Getting my point? Now what happened? So continuously ozone forms and the concentration of this gas is high. During this cycle, ये जो बाइंडिंग होती है, दिस साइकिल, अल्ट्रावायलेट रेज कंज्यूम्स. which rays? Ultraviolet. And what are the sources of ultraviolet rays? The solar insolation. Ultraviolet rays is a short wave radiation. इसकी वेवलेंथ वायलेट कलर से भी कम होती है, अल्ट्रावायलेट बोलते हैं. So in the spectrum of light, when you look at the band of light, ultraviolet is a short wave radiation. In VIBGYOR,
violet, indigo, violet having the lowest wavelength, the red having the highest wavelength, and ultraviolet having even the lowest wavelength. So it is a short wave radiation, but this ozone are such a gas which use during the formation the ultraviolet rays, and that's why what we said that ozone protect the life of a human being by absorbing the ultraviolet radiation. So when the short wave radiation is absorbed by the atmospheric gases, then what happened? Of course, the air temperature increase. So in the stratosphere, the heating begins not due to the ground terrestrial radiation, but by absorption of ultraviolet radiation. Getting my point? यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की हीटिंग का मेजर सोर्स ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस में जो रेडिएशन निकलते हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, ज्यादातर रेड और इंफ्रारेड बैंड्स होती हैं लाइट की, जबकि यहाँ इनकमिंग रेडिएशंस आ रहा है, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब हो रहा है और उसके कारण इस लेयर की हीटिंग होती है। तो यहाँ लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ट्रोपोपॉज के ऊपर ऐसे इंक्रीज होगी इधर के तरफ, राइट हैंड साइड, मींस पॉजिटिव टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। So in a stratosphere, temperature is increasing due to absorption of ultraviolet radiation. What happened? टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेटोपॉज जहां आता है वहां टेम्परेचर फिर डिक्रीज करने लगता है, फिर इन्वर्जन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो और टेम्परेचर डिक्रीज करने लगे, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं इस लेयर को? स्ट्रेटोपॉज। हाउ यू कैन फाइंड दैट स्ट्रेटोपॉज रीच्ड? कब कहोगे स्ट्रेटोपॉज आ गया? जब देखोगे कि जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर था अब वो डिक्लाइन होने लगा, इसका मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर वहां एंड हो गया, यानी ओजोन गैसेस की कंसंट्रेशन थिन हो गई। ठीक है, अब देखो, आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे बचपन में तो आपने एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है ना, द मास नंबर। तो जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में उनका आपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यानी मास नंबर भी सुना है। अब उस पीरियोडिक टेबल के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल को अगर तुम पहचानते हो, हाइड्रोजन इज अ गैस, द लाइटेस्ट गैस, हीलियम इज अ लाइटेस्ट गैस, तो अगर पीरियोडिक टेबल में इवन आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप क्या देखते हैं कि कुछ गैसेस हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। हाइड्रोजन 1.008, हीलियम 4.002, तो हम 4 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं दीज आर द लाइटर गैसेस। बट नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मॉलिक्यूलर वेट 14, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मॉलिक्यूलर वेट 16, सुना है ना आपने। तो अभी आपने देखा कि जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स का वेट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में नीचे रहेंगे और लाइटर गैसेस ऊपर रहेंगी, यानी हाइड्रोजन हीलियम का कंसंट्रेशन मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में ज्यादा होगा। और डेंसर जितनी गैसेस हैं इसलिए नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 71%। ओके, अभी तुम देखोगे कि लोएस्ट एटमॉस्फेयर में डेंसर गैसेस हैं, डेंसर मॉलिक्यूल है, ओजोन का जो कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड हैविंग सल्फर प्लस ऑक्सीजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन गैसेस का कंसंट्रेशन लोअर एटमॉस्फेयर में है, अपर एटमॉस्फेयर में लाइटर गैसेस होंगे।
और लाइटर गैसेस होंगी तो उनके बीच में गैप ज्यादा होगा, हल्के होंगे। देखते हो बलून के अंदर हाइड्रोजन हीलियम डाल दो तो बलून उड़ने लगता है, ठीक है, इतनी लाइटर गैसेस हैं। तो अभी क्या हुआ कि मेसोस्फेयर, व्हेन यू एंटर इनटू द मेसोस्फेयर, व्हाट यू फाइंड, स्ट्रेटोस्फेयर में इन्वर्जन लेयर है, फिर यहाँ टेम्परेचर आपको क्या दिखाई देता है, डिक्लाइन होता हुआ। अभी टेम्परेचर डिक्लाइन क्यों हो रहा है, एयर अब जो यहां है ना वो थिन होने लगे हैं, concentration of the air is thin and basically the air are lighters, means hydrogen helium concentration is more in comparison to ozone, carbon dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide. These greenhouse gases are less in number. So what happened, the temperature decreases. Again when you reach the mesopause, the temperature again what increases, फिर inversion layer है, जहां भी pause word है ना वो inversion layer है, ट्रेंड बदल जाएगा। आयनोस्फेयर्स में क्या होगा, अगेन टेम्परेचर इंक्रीजिंग बिकॉज आयनोस्फेयर इज क्लोज टू द सन, सन शॉर्ट वेव रेडिएशंस as well as 1/3 of the short wave radiation trapped by the gases of ionosphere. यहां gases क्या हो जाती हैं, आयनाइज्ड हो जाती है, ठीक है ना, चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस। क्यों, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट क्यों हो जा रहा है, हीटिंग के कारण। ओके, so again the temperature increases. So what we find, what the conclusion is, once you moves in the atmosphere, the temperature is not constant anywhere. The temperature change, and the changes is not homogeneous, change is heterogeneous. In troposphere temperature declines, but in its stratosphere temperature increases. In the pause layer, whether it is tropopause or stratopause, what we find, invert relationship, inversion of temperature. If the temperature is declining, here temperature is increasing, it shows the inversion, and we called it tropopause. So this trend you should keep in mind, and why, again you should keep in mind. Okay, so what we observe, the vertical distribution is not homogeneous of temperature. एयर का टेम्परेचर वेरिएशंस दिखाई तुम्हें देगा, ठीक है, इतनी बात तो शायद समझ आ गई होगी। अब चलो थोड़ा देखें क्या लिखा है मैंने, ठीक है, because ultimately you have to address when these questions appear in the mains, you have to write there. Okay, तो एटमॉस्फेरिक जब कॉम्पोजिशन डिस्कस करना तो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया था वो भी डिस्कस करना। अभी देखो यहाँ मैंने लिखा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, देयर इज स्टेडी डिक्रीज, ओके, कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल के लिए वर्ड क्या दे दिया, स्टेडी। The steady decrease of temperature with increasing elevation in atmosphere. ओके, अभी ट्रोपोस्फेयर में दिखाया था कि जैसे जैसे एलिवेशन पे जाते हो वैसे वैसे डिक्रीज होता है टेम्परेचर इन द लोअर एटमॉस्फेयर. दिस डिक्रीज इज कॉल्ड द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट and this is also known as lapse rate. What it is known as? Vertical temperature gradient. Okay, and it is also known as lapse rate. Now the second point, the vertical temperature gradients are controlled partly by energy transfer and partly by vertical motion in the air. Now the question arises, what do you mean by energy transfer and what do you mean by vertical motion in the air? पहले हमें यह समझना पड़ेगा ना, क्योंकि जो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये दो बातों पर निर्भर करता है.
एक तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर और दूसरा किसके ऊपर, वर्टिकल मोशन इन एयर के ऊपर। तो चलो इसे पहले समझें इन दो टर्म्स को कि एनर्जी ट्रांसफर क्या है और वर्टिकल मोशन इन एयर क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, या so energy transfer involves the latent heat of condensation, the cooling of air by the process of radiation. What radiation? Terrestrial radiation. And the sensible heat transfer from the ground. तो मैंने क्या बताया, देखो इसको समझाने की कोशिश मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, say if this is the planet Earth, this planet Earth having two kind of surface in general, one is the land, another is sea. When you look at the land, अगर सी और वाटर बॉडीज कहने का मतलब मेरा ये है, तो यहाँ वाटर है, यहाँ सरफेस है लैंड, और लैंड के ऊपर रॉक्स हैं। This is the continental part, and rocks when weathered, it forms the soil. Okay, rocks having also the pores and the cracks. In that pore and cracks, the water are present. So water present in the pores of the rocks. आप अंडरग्राउंड वाटर निकालते हो ना, वो इम्परवियस रॉक के ऊपर जमा रहता है, पोरस रॉक के थ्रू अंदर चले जाते हैं। सॉइल के अंदर भी पोर्स में वाटर होते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तभी पॉसिबल भी है। ओके, नाउ अभी इसी सॉइल और रॉक्स के ऊपर वेजिटेशंस भी ग्रो करते हैं। Okay, they having leaves. What happened when the insolation received by this earth's surface or the ground having the water as well as land and vegetation, what happened? Evaporation takes place from the water bodies and the transpiration from the leaves. As well as evaporation from the rocks and the soils. As a result of evaporation, the water converted into the water vapor. So water, when receives the water which is present in the vegetation or present in the sea or the streams or pools or here, so water when trapped heat converted into the water vapor. So water vapor having a hidden heat, we called it latent heat. So when the water vapor is rising in the atmosphere, it means this water vapor are warm having the latent heat, hidden heat. So what I have said that one source of energy transfer is through which medium? Through the latent heat of condensation. When this water vapor rises, it condensed into the cloud and it started releasing this latent heat, and the atmosphere get heated. Okay. So one source of energy transfer is latent heat of condensation. Clear? तो मैंने कहा वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर कितना है एयर के अंदर। ज्यादा है तो अपर जो वर्टिकल एयर में ऊपर जाओगे क्लाउड फॉर्म होगा, हीट रिलीज करेगा, एटमॉस्फेयर वार्म होगा। अब देखो दूसरा एनर्जी सोर्स, बोला कूलिंग ऑफ एयर बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। What does it mean? If this is the Earth's surface
when this earth surface receives the insolation, the ground get heated. Heating of surface or ground. When the ground heated, the ground also started radiating back the heat. So when the terrestrial radiation also responsible for heating of atmosphere, terrestrial radiation से एटमॉस्फेयर हीट होगा बैक रेडिएशन से. लेकिन in the night when the sun is not present and when the surface or the ground won't receive heat, तो कुछ ही घंटे के बाद ये बैक रेडिएशन रिलीज कर कूल हो जाएंगे सरफेस, और सरफेस कूल होंगे तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर भी कूल हो जाएगा. तो एनर्जी ट्रांसफर इस पे डिपेंड करेगा कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कितना हो रहा है. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, बताना सर क्लास ले. नेक्स्ट बोला सेंसिबल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ग्राउंड. एंड व्हाट इज द सेंसिबल? देयर आर अदर मेथड थ्रू विच one method is known as conduction. When the insolation received by the earth's surface, the air which is in direct contact with this ground, okay, get heated due to the conduction, transfer of heat from highest to the lowest. Okay, getting my point? तो यहां से इधर की तरफ इसे क्या बोलते हो? कंडक्शन कहते हो. कंडक्शन. तो क्या क्या तरीके मैंने एनर्जी ट्रांसफर के बताए अभी, जिसके कारण आप वर्टिकल ग्रेडियंट देखते हो, चेंजेस देखते हो टेम्परेचर का, एटमॉस्फेयर का. पहला तो बताया लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, सेकेंड बताया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसे हम बैक रेडिएशन भी कहते हैं, और थर्ड बताया कंडक्शन. तो ये हमने एनर्जी ट्रांसफर. अभी एनर्जी ट्रांसफर के लिए और भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल मोशन ऑफ एयर. इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन और टर्बुलेंस. अब इसे समझते हैं. अभी मैंने समझाया भी था, यहां लिखा है मैंने. ठीक है, vertical motion is closely related to the pressure system. Okay, how? The question is how it is related to the pressure system. अच्छा, प्रेशर सिस्टम के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, बट एक बेसिक आइडिया अभी दूंगा. ठीक है, ओके, so don't worry about it. So now high pressure systems produce descending air currents which led to the warming of extensive layer of air. Surprisingly, okay, this result in the decrease of the vertical temperature gradient. कंफ्यूजन हो गया? ठीक है, पर पहले रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है. सेकेंड लिखा है, while low pressure system give rise to ascending air currents which cool by expansion increase the vertical temperature gradient. ओके, तो दो चीजें पढ़ी हमने. पहला क्या कहा? if this is the surface of the earth, और हमेशा डायग्रामेटिक एग्जाम्स में बनाना, कितना लिखते रहोगे? ये तो अभी बिगनर्स के लिए लिखा है, अदरवाइज डायग्राम्स बनाकर ही आगे बढ़ जाएंगे. नो नीड टू एक्सप्लेन इन राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग द मेंस. सेवरल थिंग्स यू कैन शो थ्रू डायग्राम्स इवन एंड राइट इन द साइट. ओके, उससे क्या होगा? थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगेगा. इन द सेंटर ऑफ योर पेज यू ड्रॉ द डायग्राम्स एंड लेबलिंग करोगे.
ठीक है ना। तो सीक्वेंस में डायग्राम्स बनाते जाओगे, साइड में लिखते जाओगे, तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। जो बहुत थ्योरेटिकल लिखेंगे ज्योग्राफी में उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि और कई बार थ्योरेटिकल लिखने में टाइम कंज्यूम होता है। एंड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट इज नॉट काउंटेड एज अ वर्ड। जितना फ्लो चार्ट बनाओगे, जितने डायग्राम्स बनाओगे, वो तुम्हें किस में काउंट नहीं होते, वो वर्ड्स में काउंट नहीं होते। तो आपको अगर 100 वर्ड्स में लिखना है और आपके पास ज़्यादा वर्ड है, फिर समझ नहीं आ रहा है, तो फ्लो चार्ट बना दो, डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करो। इसलिए मैं हर एक स्टेप्स के लिए डायग्राम्स बना रहा हूँ, और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यू हैव टू जनरेट, यू हैव टू थिंक, बिकॉज यू वोंट गेट। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सारे डायग्राम्स बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो नोट्स में शेयर कर दूंगा, बट डायग्राम्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो नोट्स में कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो आप डायग्राम्स ड्रॉ करते रहिए रफ पेजेस लेकर। अब देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि जहां हाई प्रेशर है, सरफेस पर हाई प्रेशर, से दिस इज द अर्थ सरफेस, हियर द हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप and here the low pressure system develop. Now the question is, why the high and low pressure system develop? The major factor for that is amount of insolation received by the planet Earth, by the surface, by the ground. The region which receives the less insolation, less heating takes place. कल मैंने समझाया था आपको कि क्या होता है in the polar regions ओवर दिस प्लैनेट अर्थ। कल मैंने आप लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट बताया था ट्रेड विंड का, याद होगा। व्हाट इज द रीजन वेयर द ट्रेड विंड्स ब्लो? द ट्रॉपिकल रीजन। ओके, सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर that this is the reason which we called it subtropical high pressure belt. कल मैंने बताया था subtropical high pressure belt. This is equatorial region and equator having the low pressure. इसका रीजन कल मैंने समझाया था। मैंने बताया था ईयर में ट्वाइस द टाइम सन इक्वेटर को क्रॉस करता है। एक बार वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, और सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ आता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। और इस ड्यूरेशन में जब वो मूवमेंट एपरेंटली होता है, मूव तो अर्थ कर रहा है बट हमें अर्थ के सरफेस से सन मूव करता हुआ दिखता है, तो 2 बार वर्टिकल होता है सन इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल रीजन्स की हीटिंग ज्यादा होती है, और हीटिंग जब ज्यादा होगी तो मैंने बताया था कि यहां जो इस सरफेस के कॉन्टैक्ट्स में एयर है वो भी हीट होंगे। वो एयर पैकेट जब हीटेड होंगे, एयर पैकेट है ये, और दीज आर द एयर मॉलिक्यूल्स इन दिस पैकेट। ओके, दिस रीजन इज इक्वेटर। सोचो, दिस इज इक्वेटोरियल बेल्ट। Amount of insolation received by this surface is high. So when the insolation received by this surface is high, this ground get heated, and because in contact with this ground this air packet also get heated, and when this air packet get heated it expand. When it expand, this air packet expand, number of molecule is same in that air packet, बट ये एयर पैकेट चूंकि लार्ज हो गया तो मॉलिक्यूल के बीच में गैप्स बढ़ गए, और मॉलिक्यूल के बीच के गैप बढ़ गए तो यहां डेंसिटी हाई है, यहां डेंसिटी लो हो गई। और डेंसिटी लो होने के पीछे रीजन क्या है? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ एयर पैकेट।
Okay, so due to expansion, and why expansion? Because of heating of air packet. So this is the air packet. In that air packet, the number of molecule are 100, but that molecule are closely spaced. When the molecule are closely spaced, density is high. Once this air packet trap the heat, it expand, because every object expand after heating. It expand. Once this air packet expand, still the number of molecule are 100, but the gaps between the molecule increase, क्योंकि स्पेस बढ़ा तो मॉलिक्यूल थोड़े फैल गए, अलग अलग डिस्टेंस बन गया उनके बीच. So now the density decreases because volume increases and number of molecules are same. तो क्या हो गया, अब ये चूंकि लेस डेंसर हो गया और सराउंडिंग एयर उसके डेंस हैं अभी भी, तो ये सराउंडिंग एयर इसे पुश करेंगे ऊपर की तरफ, ये लाइटर एयर ऊपर जाता है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन. मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जहां लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होते हैं, जैसे मान लो इक्वेटर, तो क्या होता है, राइज असेंडिंग एयर करंट, यही एयर करंट राइज हो रहा है, एयर पैकेट इज राइजिंग, असेंडिंग एयर करंट, कूल्स बाय एक्सपेंशन. अब ये एक्सपैंड करेगा. अच्छा देखो, जब मॉलिक्यूल क्लोज होंगे तो उन मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट होती है. लेकिन जब एयर पैकेट एक्सपैंड होगा, मॉलिक्यूल फार अवे चले जाएंगे, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, तो कूलिंग होने लगेगी. तो क्या मैंने लिखा है, कूल बाय एक्सपेंशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई. यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन. अब चूंकि क्या होता है ना, हर स्टेटमेंट को यहां लिख नहीं सकता मैं, कुछ कॉमन सेंसिकली समझ लेते हैं, मैं यहां डिस्कस करता हूं, बट अगर आपको बाद में लगता है डाउट होगा तो यहां लिख लेंगे, ठीक है ना, मैं शेयर करूंगा. इंक्रीज द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट. ओके, अभी देखोगे कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज होगा, ये मैं अभी समझाता हूं. अभी पहले इसको भी देख ले. अब देखो सेम, अब जैसे ये एयर पैकेट राइज हुआ, मैंने कहा एक्सपैंड है, अब ये क्या हो गया, कूल होने लगा. अब सराउंडिंग एयर जो इसके हैं वो कूल हैं, ये एयर पैकेट भी थोड़ा कूल होने लगेगा. अभी ऊपर जाएगा तो ये हीट भी इसके साथ एक्सचेंज करेगा, अपनी हीट देगा सराउंडिंग्स को, और जब ये सराउंडिंग्स को हीट देगा, ये धीरे धीरे कूल होगा. तो कूलिंग के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है. हीटिंग के बाद एक्सपेंशन होता है, तो कूलिंग के बाद क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है ना. अभी मैं ये प्लास्टिक लूं, पेन, और इसे गर्म करूं, ये फैलेगा, और जब ये कूल होगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा, कॉम्प्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है ना. यस. तो एयर नहीं, ऊपर जाकर एक्सपैंड नहीं होता है. व्हेन इट इज क्लोज टू द सरफेस, वाई ये ऊपर जा ही रहा है, क्योंकि ये एक्सपैंड हो चुका है. एक्सपैंड होने के बाद इसकी डेंसिटी डिक्लाइन कर गई है, तभी ये राइज कर रहा है, अदरवाइज राइज नहीं होता. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. वंस इट वंस इट राइज एट सर्टेन एलिवेशन, जब वो कुछ ऊंचाई पर जाएगा, ड्यू टू लैप्स रेट, अभी मैंने कहा सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम है, अभी मैंने ट्रोपोस्फेयर में दिखाया था टेम्परेचर डिक्लाइन करता है. तो ट्रोपोस्फेयर के एयर क्या है, वो कंपैरेटिवली कूलर है, और ये एयर पैकेट जो ग्राउंड से राइज किया है, ये क्या है, वार्मर है. ये वार्मर एयर पैकेट अब हीट को रिलीज करेगा सराउंडिंग्स में,
ट्रांसफर ऑफ हीट। उसके बाद जब हीट को ये ट्रांसफर करेगा, ये कूल डाउन होगा, तो ये कंस्ट्रिक्ट करेगा एयर पैकेट। जो लार्जर है वो धीरे धीरे इसकी साइज क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जब साइज कम होने लगेगी तो अगेन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और जब डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी तो ये डिसेंड करेगा ना, नीचे आएगा कि नहीं आएगा एयर पैकेट। तो मैंने क्या लिखा है कि अब डेंसिटी अगर यहां एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गई तो प्रेशर बढ़ गया, एयर कंडेंस्ड हो गया, तो यहां से ये डिसेंड डाउन होगा। अब देखो ये डिसेंड डाउन होगा, उसी तरह सरफेस पर जहां हाई प्रेशर होते हैं, जहां कम हीटिंग होती है, से फॉर एग्जांपल सब ट्रॉपिकल रीजन, मैंने क्या बताया था कि इक्वेटोरियल रीजन में एयर ऐसे राइज करती है, तो अबव एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बन जाता है, यहां से एयर डिफ्लेक्ट्स होते हैं टुवर्ड्स पोल। इक्वेटर में ऐसे राइज किया, यहां हाई प्रेशर बना, यहां से दोनों पोल की तरफ एयर मूव करे, बट दे वोंट एबल टू रीच द पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। बिफोर दिस पोल दे डिसेंड डाउन, वो नीचे गिरते हैं। जहां नीचे गिरेंगे वहां हाई प्रेशर होगा ना, एयर नीचे आ रहा है, एयर जा ही नहीं रहा ऊपर, तो सरफेस पर क्या होगा, हाई प्रेशर। So where you find the high pressure, the air descending down. अब देखो एयर जब डिसेंड डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा, मान लो एटमॉस्फेयर में, तो ये डेंसिटी इसकी इंक्रीज कर गई है, मॉलिक्यूल क्लोज आ गए हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो हीटिंग होने लगेगी मॉलिक्यूल्स की, एयर मॉलिक्यूल गेट हीटेड, वी कॉल्ड इट कॉम्प्रेशन हीटिंग। हम इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन हीटिंग। सो ड्यू टू कॉम्प्रेशन हीटिंग, वार्मिंग of extensive layer of air takes place. Getting my point? And this result in the decrease of the vertical temperature gradient. जो एटमॉस्फेयर ऊपर में कूल होना चाहिए वहां टेम्परेचर ये बढ़ा दिया, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको क्या कर दिया, या डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो यहां बस दो कॉन्सेप्ट समझना है। पहला, व्हेन द ग्राउंड रिसीव्स मोर इंसोलेशन, ओके, एंड द ग्राउंड हीटेड, द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज हाई, द एयर इन सराउंडिंग ऑल्सो गेट हीटेड, ड्यू टू हीटिंग it expand, the density decrease and it started rising. We called it convective current, or this is the ascending convective current. Due to expansion, the friction is less, the air cools down as it moves in the higher elevation. Again it radiates back the heat, it cools down, it compress. When it descend down, due to the compression, the molecule come closer, density increases, heating takes place. Getting my point? So this vertical movement of air is also responsible for the temperature gradient. तो मैंने बताया था vertical air motion के कारण भी temperature changes दिखाई देता है atmosphere due to turbulence. नीचे ही आना है वहां, हाई प्रेशर के कारण ही तो एयर उठेगा नहीं। जहां हाई प्रेशर होता है ना, जैसे यहाँ हाई प्रेशर है ना, तो यहाँ एयर नीचे आएंगे, यहाँ उठेंगे ही नहीं एयर। वैसे ही होता है। प्रेशर डिफरेंसेस, मैंने कहा ये लो प्रेशर यहाँ हाई प्रेशर बन गया। जब एयर के पैकेट्स लगातार यहाँ आके जमा होंगे तो यहाँ बहुत सारे एयर पैकेट्स जमा हो जाएंगे, फिर ये एयर पैकेट डिफ्लेक्ट होंगे, ये डिसेंड डाउन होंगे, डिसेंड डाउन होते हुए ये कॉम्प्रेस होंगे, कॉम्प्रेशन से हीटिंग होगी।
So continuously this turbulence is going on in the troposphere and which led to what? Change in the atmospheric heating. Vertical heating इसके कारण भी change होती रहती, ठीक है ना। तो मैंने दो कारण बताए आपको, यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या आपको समझ आया कि क्या फैक्टर है वर्टिकल हीटिंग्स के। वर्टिकल हीटिंग के फैक्टर हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, वर्टिकल हीटिंग के फैक्टर क्या है? कंडक्शन। वर्टिकल हीटिंग के फैक्टर क्या है? मैंने कहा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और वर्टिकल हीटिंग के कारण क्या है? टर्बुलेंस, ठीक है ना, कन्वेक्शन। इसी को मैंने पहले भी समझाया था, अभी फिर से वही सेम चीजें मैंने समझा। बट इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और वहां मैंने जब आपको सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन और एनुअल टेम्परेचर वेरिएशंस डिस्कस किया था, तो मैंने आपके साथ मैंने बताया था कि वहाँ जो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी है वो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। आपने बेंडिंग ऑफ आइसोथर्म पढ़ा कि आइसोथर्म्स बेंड्स करते हैं। उसी तरह से क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कॉन्टिनेंट और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल टेम्परेचर्स को भी अफेक्ट करता है क्या? तो आंसर होगा हाँ। लैंड और वाटर पर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो रिसीव किया जाता है इवन ऑन द सिमिलर लैटिट्यूड, तो हीटिंग इक्वल नहीं होती। लैंड क्विकली गर्म होता है और क्विकली कूल भी होता है, वाटर लेट से गर्म होते हैं और लेट से ठंडे भी होते हैं। तो जो लैंड के ऊपर एटमॉस्फेयर है इमीडिएट विसिनिटी में, और वहीं सराउंडिंग में ओशियन है, उसके ऊपर विसिनिटी में जो एटमॉस्फेयर है वहां भी तुम डिफरेंसेस देखोगे। तो एक फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और सी भी है जिसके कारण आपको वर्टिकल चेंजेस अलग अलग दिखाई देंगे एटमॉस्फेयर। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? दूसरी बात, सब सारे जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा वो सब ऐसे मिक्स हो जाते हैं, धीरे धीरे वो सारे लौट कर यहां भी आएंगे। मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करेंट्स। मैंने बताया था कि इन ओशन देयर आर टू काइंड ऑफ करेंट्स सर्कुलेट्स, वन इज वार्म अनदर इज कूल करेंट। अब देखो ओशन के सरफेस पर वार्म करंट चलेंगे तो हीटिंग ज्यादा होगी ना जहां जहां वो जाएंगे। उस वार्म करंट वाले, से फॉर एग्जांपल दिस इज द ओशन सरफेस and here the warm current is moving, so the atmosphere which is in contact with this layer of ocean get heated। जबकि इसी ओशन में जिस रीजन में कोल्ड करंट चलेंगे उस कोल्ड करंट से कांटेक्ट में जो एटमॉस्फेयर है वो कूल्स डाउन होगा ना, कंपैरेटिवली वहां टेम्परेचर क्या होंगे। तो अगर मैं कहूं कि अटलांटिक का वेस्टर्न मार्जिन देखो और अटलांटिक का ईस्टर्न मार्जिन देखो, पैसिफिक का वेस्टर्न मार्जिन देखो और पैसिफिक का ईस्टर्न मार्जिन देखो, मैंने आपको बताया था कल कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अटलांटिक देखते हो तो वहां चलती है एक करंट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, दीज आर वार्म करंट। और अगर तुम आ जाते हो ईस्टर्न साइड, कैनरी करंट चलती है अटलांटिक के अंदर। उसी तरह पैसिफिक में वेस्टर्न साइड में रशिया और जापान के कोस्ट पर कुरुशियो करंट चलती है, इज अ वार्म करंट। जबकि अगर पैसिफिक के ईस्टर्न साइड में आ जाएं यानी नॉर्थ अमेरिका, यूएस के वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाओ तो कैलिफोर्नियन करंट चलती है, वो कोल्ड करंट है। तो ये जो मूवमेंट है या जो सर्कुलेशन है ऑफ ओशन करंट है वो भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को कुछ हद तक रेगुलेट करता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। और क्या, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in the atmosphere also regulate the heating. If the amount of water vapor is more, the heating is more. If the amount of water vapor is less, the heating is less.
Over the ocean, the amount of water vapor is more. Over the land, the amount of water vapor is less. तो कॉन्टिनेंट के ऊपर वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट और ओशियन के ऊपर वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट में तुम चेंजेस देखोगे इवन ऑन द सिमिलर लैटिट्यूड, एक ही लैटिट्यूड के ऊपर। क्यों? क्योंकि अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर अलग होते हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में ना? धीरे धीरे। ठीक है। सो मैंने क्या लिखा यहां पर देखो, मैंने लिखा है कि द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ वर्टिकल डिक्रीज, ऑब्जर्व्ड रेट इन द टेम्परेचर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट और कॉल्ड लैप्स रेट। अभी अभी डिस्कस किया था मैंने, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट को लैप्स रेट भी कहते हो। अच्छा, अभी मैं एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा, ह्यूमिडिटी। मैं टेम्परेचर के बाद प्रेशर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, प्रेशर के बाद ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है। जब मैं ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, क्लाइमेटोलॉजी में हम दो टर्म यूज करते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक इनस्टेबिलिटी। हम कहते हैं एयर स्टेबल है, एयर स्टेबिलिटी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, नॉट एयर, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। कब कहते हैं? जब एयर का मूवमेंट वर्टिकल नहीं होता। एयर डिसेंड डाउन होते हैं, वह वर्टिकली नीचे आते हैं, ऊपर नहीं जाते, असेंड नहीं करते। हम इनस्टेबिलिटी कहते हैं जब एयर में कन्वेक्शन होता है, एयर राइज करता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। तो जब मैं अभी मैंने टर्बुलेंस पढ़ाया, सिंपल कॉन्सेप्ट समझाया स्टेबिलिटी का, इनस्टेबिलिटी का। अभी जब हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल्स, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है, यहाँ देखो एक लास्ट वर्ड लिखा है, मॉइस्चर ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना? मॉइस्चर मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और अभी मैंने डिस्कस किया था कि क्यों अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अभी डिस्कस किया था। मॉइस्चर को मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, और मैं जब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर शॉर्ट नोट्स कई बार आ चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम्स में, स्पेशली इन यूपीएससी, वो अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें मैं कई तरह के लैप्स रेट डिस्कस करूंगा आपसे, जैसे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जैसे ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, जैसे सेचुरेटेड लैप्स रेट और सुपर सेचुरेटेड लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। तो लैप्स रेट जो अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है ना क्लाइमेटोलॉजी में लैप्स रेट का, वो बहुत सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट दिया है, जिसे आप नॉर्मल लैप्स रेट कहते हो। ये एवरेज ऑफ ऑल लैप्स रेट होता है, जो आप कहते हो फिक्स होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। बट लैप्स रेट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट इन क्लाइमेटोलॉजी। अभी हम और भी सीखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी एक दो बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना? आज मैं केवल बेसिक्स डिस्कस करने वाला हूं। लैप्स रेट पहले बताया था, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आज थोड़ा इलेबोरेट, फिर ह्यूमिडिटी में और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, अदरवाइज इंडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, अभी देखा, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है मैंने। इट शुड बी नोटेड that lapse rate at a given place and time can be obtained only by actual observations, because say if this is the place A and this is the place B, what you find? Seasonal variation in the lapse rate. Okay, we observe. Even in the winter night, we observe the diurnal variation in the lapse rate. तो टेम्पोरल वेरिएशन, टाइम के साथ लैप्स रेट में चेंजेस दिखाई देता है, और प्लेस के साथ भी। इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर हर जगह लैप्स रेट एक तरह से नहीं है। डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ एलिवेशन इक्वल नहीं होता पूरे अर्थ के ऊपर। पोल से इक्वेटर तक अगर आते हो
तो ऐसा नहीं है हर जगह ऊंचाई पर जाओगे तो एक ही रेट से चेंज होगा टेम्परेचर। रेट में वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसको हिंदी में दर लिखते हो। वर्ड है लैप्स रेट, द रेट थ्रू विच द चेंजेस टेक्स प्लेस, minus dt upon dA, change in elevation, change in temperature. So rate of change of temperature with elevation is known as lapse rate. ठीक है, तो लैप्स रेट इक्वल नहीं होता, स्पेशियल टेम्पोरल वेरिएशन दिखाई देता है। पोलर रीजन में लैप्स रेट अलग है, इक्वेटोरियल रीजन में अलग है, ट्रॉपिकल रीजन में अलग है, सब ट्रॉपिक्स में अलग है, मिड लैटिट्यूड में अलग है। डे टाइम अलग, नाइट टाइम अलग, वेरिएशन दिखाई दे सकता है आपको। ग्रेजुअली वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, डोंट वरी। देन व्हाट आई हैव रिटन देयर, लैप्स रेट इज नॉट कांस्टेंट, so this statement supported by this one, स्पेशल टेम्पोरल वेरिएशन है और वो कांस्टेंट नहीं होता, बट वेरीज विथ हाइट मींस एलिवेशन, लोकेशन और सीजन। अब लोकेशन देखो, एलिवेटेड माउंटेन पे जाओगे अलग होगा, वैलीज में जाओगे अलग होगा, लैंड पर जाओगे अलग होगा, सी पे जाओगे अलग होगा। ठीक है ना? So we find the differences. Then in general, सामान्य तौर पर, the actual lapse rate or environmental lapse rate ELR is always different from the normal lapse rate. अभी तक तो हमने केवल नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा था। नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। लेकिन अभी तुमने एक और वर्ड सुना, ELR, इन्वायरमेंटल और एक्चुअल, इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड लैप्स रेट, जो एग्जैक्टली तुम देखते हो उसको कहते हैं। तो मैंने कहा कि जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और नॉर्मल लैप्स रेट है, नॉर्मल लैप्स रेट इज ऑलवेज फिक्स, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो हमेशा 6.5 डिग्री सेल्सियस होगा पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे इतना टेम्परेचर डिक्लाइन। बट इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का जो रेट है वो चेंज होता रहता है, लोअर एटमॉस्फेयर में कुछ और, अपर एटमॉस्फेयर में कुछ और, इवन इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है? क्यों होता है मैं डिस्कस करूंगा, मैं पहले पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इसका टेंशन नहीं लेना। अब लिखा मैंने डिफाइन किया फिर से नॉर्मल लैप्स रेट को। मैंने व्हाट आई हैव सेड that normal lapse rate is average. The normal lapse rate is average of different lapse rate observed at different places. Its values is constant 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यहाँ ये लिखना हो, टाइप नहीं हो पाया, पर किलोमीटर। ठीक है ना? इट इज कांस्टेंट। Now, so average of all the lapse rate is known as normal lapse rate. Now, we observe different pattern of lapse rate. What are the pattern of lapse rate we observe? अभी देखेंगे भी आगे। Environmental lapse rate ELR, जो ऑब्जर्व्ड लैप्स रेट है उसी को इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हो। जो एक्चुअल लैप्स रेट अभी मैं मेजर करूं, एटमॉस्फेयर में बलून में बैठकर और टेम्परेचर मेजर करता जाऊं ऊपर, तो हर 1 किलोमीटर के बाद जो मुझे अभी दिखाई देगा लैप्स रेट, उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, एक्चुअल ऑब्जर्व्ड। ये जरूरी नहीं है कि 6.5 ही दिखाई दे। ठीक है? तो मैंने क्या लिखा है कि ये जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है उसमें डिफरेंट पैटर्न तुम्हें दिखाई देता है, कभी लो, कभी नॉर्मल और कभी हाई। कभी एग्जैक्टली 6.5 डिग्री का ही चेंज दिखाई देगा, कभी 6.5 से कम, कभी 6.5 से ज्यादा भी दिखाई देगा। ठीक है ना? ये पैटर्न
किस कंडीशन में कब कैसे होता है वो मैंने कहा मैं जब ह्यूमिडिटी डिस्कस करूंगा डिटेल डिस्कस। उसके साथ साथ मैंने लिखा डिस्पाइट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, मेनली द लोअर एटमॉस्फेयर heated due to terrestrial radiation, but density of air, quantity of water vapor, dust particle, water droplet, water vapor gaseous form है, water droplet liquid form है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट भी सस्पेंडेड होते हैं। कभी इंद्रधनुष को बनते देखा आप लोगों ने? रेनबो क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस में होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन? बोला वाटर ड्रॉपलेट के अंदर होता है। रट लिया था ना बचपन में, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं। वाटर वेपर और वाटर ड्रॉपलेट में अंतर समझना। पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था, एक बच्चे ने कहा सर रिपीटेशन आपने कर दिया। मैंने कहा सबसे चालाक तुम ही थे क्लास में, ठीक है। एंड एस्पेक्ट, ठीक है ना, एज वेल एज द लोकल रिलीफ फीचर। तुम प्लेटू के ऊपर रह रहे हो कि माउंटेन के ऊपर रह रहे हो कि गैंगेटिक प्लेन में रह रहे हो? प्लेन्स, प्लेटू, हिल्स, माउंटेन, these are relief features. These are also responsible for differential heating as well as lapse rate. तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हीटिंग के लिए। अभी देखिए, ये देखो, से फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर वेरिएशन देखिए। This is the y-axis, this is the x-axis. On the x-axis, I have taken the temperature. What is temperature? 0 degree, 2 degree, 4 degree, 6 degree, 8 degree, 10 degree. Means from left to right, the temperature is increasing on the x-axis. When you at the y-axis, I have taken the elevation or the height, altitude. This is the ground, 0. Then 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 kilometer. Per kilometer we find the changes. What we observe, देखो ये कहते हैं लो लैप्स रेट। टेम्परेचर ग्राउंड पर कितना है? 10 डिग्री। और टेम्परेचर यहाँ 1 किलोमीटर हाइट पर कितना हुआ? यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर दो, 8 डिग्री। यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री हो और यहाँ का टेम्परेचर 1 किलोमीटर पे 8 डिग्री हो, हम कहते हैं इसको लो लैप्स रेट। और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं जेंटल लैप्स रेट। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? पहले समझना है कि लैप्स रेट कई तरीके के होते हैं, बाद में क्यों होते हैं, ऐसा कंडीशन क्यों होता है वो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये अभी छोड़ देते हैं सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा कि ये क्यों होता है। दूसरा ये लाइन देख लो, मॉडरेट है। मॉडरेट या हम इसे कह सकते हैं नॉर्मल। यहां देखो ग्राउंड टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री। यहां देखो मॉडरेट कितना हो गया? 3 डिग्री। एट 1 किलोमीटर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सरफेस पर कितना टेम्परेचर? 10 - 3 कितना होता है? रेट तो 7 हो गया ना। यहाँ 10 - 8 कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस रेट है पर किलोमीटर। यहाँ 7 डिग्री सेल्सियस रेट है। नॉर्मल लैप्स रेट मैंने 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बोला था ना। ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल है कि नहीं है? गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, यहां देखो, ये लाइन देखो, यहां लिखा है स्टीप। स्टीप मीन्स हाई। सरफेस 10। यहां देखो 1, ऑलमोस्ट 0। 10 - 0 10। 10 डिग्री सेल्सियस के रेट से चेंज हो रहा है टेम्परेचर।
ठीक है ना। तो स्टिप वेरिएशन, थोड़े हाइट पे जा रहे हो, टेम्परेचर 1 किलोमीटर पे गैप बहुत ज्यादा है, कूलिंग एयर की ज्यादा है, ग्राउंड सरफेस हीटिंग ज्यादा है। अभी देखो, तो हमने क्या कहा कि लैप्स रेट जो है वो तुम्हें स्पेस और टाइम के साथ वेरिएशन दिखाई देता है, कहीं पर लो, कहीं पर नॉर्मल, कहीं पर स्टीप। क्यों होता है मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। मैंने बोला है कि मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी, जहां मैं सारे ये टर्म्स डिस्कस करूंगा कि क्यों ऐसे क्रिएट होता है। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना, वन बाय वन ही हम समझ सकते हैं, एक साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो फिर आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि बीच के और भी कॉन्सेप्ट्स मुझे डिस्कस करने हैं पहले। अब देखो, दो वर्ड है, एक है यहां पर अनसेचुरेटेड एडियाबेटिक और दूसरा है सेचुरेटेड एडियाबेटिक। मैं इसके बारे में एक थोड़ा आइडिया देता हूं। जब एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, व्हेन द in between the air molecules amount of water vapor is more, we called it saturated. When such air is rising, अगर एटमॉस्फेयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज्यादा हो जिस समय, वहां उस समय लैप्स रेट अलग होता है। सेचुरेटेड एयर है ये, यानी सरफेस से, ग्राउंड से ऊपर जा रहे हो, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज्यादा है। वाटर वेपर हीट को ट्रैप करते हैं ना, पता है आपको। हीट को ट्रैप करेंगे तो एयर कंपैरेटिवली वार्मर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो सरफेस पर 10 देख रहे हो और यहां ऊपर जाके देख रहे हो कि कितना आ रहा है 1 किलोमीटर पर, ऑलमोस्ट अराउंड 5। तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5। सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट, व्हेन एयर टेम्परेचर मेजर करोगे, जब वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर एटमॉस्फेयर के कंपैरेटिवली वार्मर होंगे, ज्यादा ग्रेडियंट आपको नहीं दिखाई देगा। 10 - 5 5। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, एयर ड्राई है, वाटर वेपर है ही नहीं within the molecule. When the water vapor is absent, we called it dry air, unsaturated. वाटर वेपर नहीं है तो हीट ट्रैप कम हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जा रहा है वो स्किप कर जाएगा। तो कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर जो होगा, सराउंडिंग जो होगा, वो क्या होगा, कूलर होगा। नहीं होगा क्या, एयर कूलर होंगे ना एलिवेशन के साथ। क्यों, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वाटर वेपर जब होते हैं तो ट्रैप कर लेते हैं। यहां वाटर वेपर है ही नहीं, रेडिएशंस, कुछ गैसेस जो ट्रैप करेंगी, CO2 और ये सब वो करेंगी, अदरवाइज वाटर वेपर का अमाउंट नहीं है, स्किप करेगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्लाइन कर जाएगा। देखो अनसेचुरेटेड का टेम्परेचर नियर टू द जीरो है ना ये, आफ्टर 1 किलोमीटर। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा होगा ना लैप्स रेट का, पूरा नहीं आया फिर भी कोई नहीं, मतलब ये तो आपको समझ आ रहा है ना। यू फाइंड वेरिएशन, कंडीशन बदल जाएगा एटमॉस्फेयर का, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या इंसोलेशन, तो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं लैप्स रेट के अंदर। ओके, सो लैप्स रेट इज नॉट कांस्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट द नॉर्मल लैप्स रेट which is the average of all, which is fixed, which is constant 6.5. But the environmental lapse rate is not constant. The actual lapse rate when you measures right now, when you ascending in the balloon, is not constant. It changes. 2 बजे अलग होगा और 4 बजे अलग होगा, डायगोनल वेरिएशन भी दिखाई देगा। ठीक है ना। और ये मैं क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि मुझे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करना है, उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस फर्दर। आई हैव रिटन दैट कॉन्टिनेंट एंड ओशन नॉट ओनली इन्फ्लुएंस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो अफेक्ट वर्टिकल। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस कि लैंड के ऊपर हीटिंग अलग होगी, ओशन के ऊपर हीटिंग अलग होगी।
तो वर्टिकली डिफरेंस सेम लैटिट्यूड पे दिखाई देगा, अलग अलग. इन समर द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इज स्टीपर ओवर कॉन्टिनेंट. अब समर में क्या होगा, कॉन्टिनेंट absorb the heat much more than the water body. This continent get heated, they started radiating back energy. इतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट बैक करेंगे कि एटमॉस्फेयर ऊंचाई तक गर्म रहेगा, है ना, रहेगा कि नहीं, समर मंथ है. तो इसीलिए मैंने लिखा है कि स्टीपर होगा ग्रेडियंट लैप्स रेट, वाइल इन विंटर इट इज स्टीपर ओवर ओशन. और विंटर में ओशन के ऊपर होगा. क्यों? क्योंकि विंटर में लैंड जल्दी कूल हो जाते हैं पर पानी उतनी जल्दी कूल नहीं होती. तो पानी जब इतनी जल्दी कूल नहीं होती यानी पानी से बैक रेडिएशन अभी भी जा रहा है. तो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट्स क्या होगा, विंटर में पानी के ऊपर ज्यादा होगा, लैंड के ऊपर कम होगा. समर में लैंड के ऊपर ज्यादा होगा, पानी के ऊपर कम होगा. वाटर इज कूल कंपैरेटिवली इन समर. गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैंने यहाँ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हॉर्डविज एंड ऑस्टिन, इनकी एक किताब है क्लाइमेटोलॉजी की, उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि द नॉर्मल लैप्स रेट इज लोअर फ्यू किलोमीटर्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज 6.5 डिग्री सेल्सियस एंड इन अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर 7. इन्होंने ट्रोपोस्फेयर को भी दो पार्ट में बांट दिया अपनी बुक्स में, अपर ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर ट्रोपोस्फेयर. अपर ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर. देखो इन्होंने कहा कि 1600 मीटर फ्रॉम द सरफेस, ये है लो. यहाँ जो टेम्परेचर लैप्स रेट होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन जब अपर 1600 मीटर के ऊपर जाते हो, ट्रोपोस्फेयर मैंने बताया था पोल में 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं और इक्वेटोरियल रीजन में 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होते हैं. ट्रोपोपॉज वहां तक होता है. इसलिए अर्थ के ऊपर जब तुम बनाते हो ट्रोपोस्फेयर तो ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हो. ये पोल है अगर और ये इक्वेटर, यहाँ 16 यहाँ 8 किलोमीटर, तब यहाँ ये ट्रोपोपॉज आता है. इन्होंने क्या कहा कि 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर के ऊपर यहाँ तक जो टेम्परेचर हाइट के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस के रेट से चेंज होता है पर किलोमीटर. लेकिन जब इसके ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर का डिक्लाइन और स्टीप हो जाता है, 7 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? हॉर्विज और ऑस्टिन ने दिया. इवन विद इन द ट्रोपोस्फेयर यू फाइंड व्हाट, डिफरेंशियल लैप्स रेट. बट ये थोड़ा कॉन्सेप्ट प्री में कभी नहीं पूछेगा आपके लिए. प्री हमेशा एक जनरल इंफॉर्मेशन होता है, नॉट ए स्पेशल इंफॉर्मेशन. इट इज ए स्पेशल इंफॉर्मेशन ओनली फॉर द ऑप्शनल कैंडिडेट, नॉट फॉर द जनरल स्टडीज कैंडिडेट. डाइजेस्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं भी करेंगे हार्म नहीं करेगा. ये पॉइंट आपके लिए, ठीक है ना. तो आज यहीं तक मैं करूंगा क्योंकि कल मैं फ्रेश आपको इन्वर्जन पढ़ाऊंगा. तो still I have to discuss inversion, okay, where I will discuss the condition of inversion through proper diagrams. तो अभी एक complete ये question है inversion, separate full question, ठीक है ना, with significance. और 2016 मेंस आया था एक कॉन्सेप्ट. 2016 मेंस का पेपर देखोगे यूपीएससी तो सरप्राइजिंगली दे हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन, आइसोएनोमलस टेम्परेचर. मैंने डिस्कस किया है टेम्परेचर एनोमली, आप देखते हैं टेम्परेचर में डिफरेंसेस एनोमलीज, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है. तो मैं ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि 2016 में आया है तो उसके फर्दर अभी नहीं आया, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, आने के चांसेस हैं फिर फर्दर. ओके, so have a nice time. Thank you.